उनके जीवन में जो है बचपन से ही कहीं पर भी हिंसा का कोई वो नहीं है, स्थान नहीं है हिंसा को जो है, और अहिंसा भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं है। मतलब उनका जो मार्ग था वो बचपन से ही बिल्कुल व्यवस्थित रहा है, शुद्ध रहा है। और अगर हम देखें कि एक क्रोधी बच्चा जो है और क्रोधी स्वभाव का बच्चा एकदम से इतनी पराकाष्ठा को ही पार रहता है हिंसा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। इतिहास के पन्नों से बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराने हम आपके बीच में पहुंचते हैं और अलग अलग राज्यों के बीच में जाकर हम भ्रमण करते हैं और इस तरह की ऐतिहासिक जानकारी आपको देने का काम करते हैं। चाहे कोई धार्मिक स्थल हो या प्राचीन स्थल हो या इतिहास से जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी हो। इसी कड़ी में मेरे साथ में आज भाई जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। भाई जी, अभी हम वैशाली में खड़े हैं और वैशाली पूरे विश्व में गणतंत्र के तौर पर जाना गया है, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जो गणतंत्र उस समय था क्या आज भी है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत कुछ बदल चुका है। पूरा बदल चुका है यहाँ पे। भाई जी, जानना चाहूँगी कि यहाँ के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं या यहाँ की जितनी भी जानकारी आपके पास में, क्योंकि आप लोकल हो, हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा प्लीज़। हम जब से यहाँ पे देख रहे हैं, बचपन में थे तो ये सिर्फ पिलर था, अशोक स्तंभ, और ये आनंदा स्तूपा था। बाकी ये सब हम लोग के सामने में खुदाई होकर के निकला है। मतलब ये पहले दिखाई नहीं देते थे जितने भी बने हुए हैं? ये सब खुदाई में निकला है। जमीन के अंदर थे जब खोदा गया? जमीन के अंदर था ये सब। तो ये खुदाई किसने कराई थी? ये पुरातत्व विभाग ने कराया था। पुरातत्व विभाग ने इस खुदाई को कराया, तो इसमें किसके अवशेष मिले? ये आकृतियाँ किसकी हैं? यहाँ तो बुद्ध के अवशेष मिले, बहुत सारा चीज़ मिला जो यहाँ से पटना संग्रहालय में रखा गया है, दिल्ली संग्रहालय में ले जाया गया यहाँ से। तो संग्रहालय म्यूजियम में रखी गई हैं वो चीज़ें। जी। जब ये चीज़ें सारी दबी हुई थी और आप लोगों को सिर्फ जो बताया आपने, ये 2 ही इमारतें आपको दिखाई देती थी, तो इस जगह के बारे में क्या सोचते थे आप लोग? यहाँ तो छोटा टीला टाइप में था, बाकी कुछ तो था ही नहीं। अच्छा, मिट्टी का टीला था या पत्थर का? मिट्टी का टीला था यहाँ पे। मिट्टी का टीला था। जी। पहले जैसे लोग बताते थे ना कि ये मिट्टी से पूरा दबा हुआ था, यहाँ पे घर था, यहीं पास में एक आदमी है, उसका घर था। जब बारिश होकर के ढलने लगा तो शेर का जो है ना पहले कान निकला, सिंग। अच्छा। उसके बाद जब खुदाई हुआ तो पिलर निकला। उसके बाद पुरातत्व विभाग को मालूम चला तो उसने पूरा एक्वायर किया। उसके बाद खुदाई चालू हुआ, उसके बाद ये सब निकलना स्टार्ट हुआ यहाँ पे। मतलब ये बारिश होती है तो बारिश में सर दिखाई देता है और उसी के बाद यहाँ की खुदाई होती है? नहीं, पूरा मिट्टी से तो ढका हुआ था ना, टीला टाइप में था, पहाड़ टाइप में। जी जी। तो यहाँ घर था ना, तो ये जब मिट्टी दहने लगा तो उस पर दिखाई दिया शेर का पहले। तो पुरातत्व विभाग ने गांव में मालूम चला सबों को, तो पुरातत्व विभाग को मालूम चला। उसके बाद इसको खुदाई कराना स्टार्ट किया, तब जाकर के छोटा छोटा स्तूपा ये सब निकलना स्टार्ट हुआ। तो उससे पहले यहाँ पर खेती होती थी या सिर्फ खाली घर बने हुए थे, लोग ही रहते थे? नहीं, यहाँ पे खेती होती थी। अच्छा, खेती होती थी। अरहर का, बादाम का, चना का, ये सब का खेती होता था, मक्का तो का। भाई जी, ये भी जानना चाहूँगी कि जो ये खुदाई है इसको कितना समय हो गया है? ये तो काफ़ी दिन हो गया। अभी तो खुदाई फिर 2-3 साल पहले यहाँ पे बगल में हुआ था, अभी इसको रोक दिया गया है। अच्छा, लगातार मतलब होती रहती है समय समय पर। लेकिन जो ये चीज़ें, जो ये अवशेष मिले हैं, जिस तरह से आपने बताया कि संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, तो वो खुदाई कब हुई थी? कितने साल हो गए हैं उन चीज़ों बातों को? 15-20 साल हो गया, 20 साल। अच्छा, मतलब 15-20 साल हो चुके हैं। जी। तो ये इसी अवस्था में मिले हैं? जी। ये सब रिपेयर हुआ था, ज़्यादा खंडर था। अच्छा जी। मतलब इसको थोड़ा रिपेयर करके उसी शेप में दिया गया जैसे पहले थे? जैसे पहले था। भाई जी, इनके बारे में भी जानना चाहूँगी। जिस तरह की ये शेप बनाई हुई है, इसके पीछे कारण क्या था कि ये इस तरह की बहुत सारी शेपें बनी हुई हैं, गोल भी हैं, चकोर भी हैं? हमें इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जानकारी है कि ये जहाँ गौतम बुद्ध यहाँ से उपासना देते थे लोगों को, तो ये शिष्य लोग यहाँ पे बैठ कर के उनके बातों को सुनते थे। जी। तो देखिए, जिस तरह से हमने लोगों से चर्चा की इन चीज़ों के बारे में कि जिस तरह से ये आकृतियाँ बनी हुई है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है, तो बताया गया कि जिस तरह से यहाँ पर तथागत बुद्ध आए थे और जिस तरह से लोगों को उपदेश देते थे, और जो लोग यहाँ पर बुद्ध के अनुयायी थे, ध्यान साधना करते थे, या भिक्खु लोग थे, वो ध्यान साधना करते थे। जब बारिश आती थी तो बारिश में यहाँ पर गीला हो जाता था, और उसी बारिश से बचने के लिए, बैठने के लिए इस तरह के ये स्थान बनाए गए। कोई चकोर है, कोई गोल है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर आकृतियां हैं। और जिस तरह से अभी भाई जी ने बताया कि ये सभी आकृतियां मिट्टी में दबी हुई थी और बहुत बड़ा टीला यहाँ पर था। उस टीले के ऊपर खेती भी होती थी, लोग भी रहते थे। लेकिन जब जब बारिश आती थी, धीरे धीरे लगातार
बहुत सालों तक बारिश हुई और उस बारिश में सबसे पहले जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है उसके ऊपर जो आपको शेर दिखाई दे रहा है उसका सर दिखाई दिया। और फिर धीरे धीरे जब गांव के लोगों को यहाँ पर पता चला और उन्होंने यहाँ की जानकारी जब लोगों में बड़े स्तर पर फैली तो यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग है उसने खुदाई कराई और खुदाई कराने के बाद ये सारे अवशेष मिले और यहाँ पर मूर्तियाँ भी निकली जिस तरह से लोगों ने बताया, और भी बुद्ध की विचारधारा से जुड़ी हुई चीज़ें निकली जिसको कि दिल्ली संग्रहालय में और पटना में सुरक्षित तरीके से रखवाया गया है। और अभी बताया कि पिछले 4-5 साल पहले भी यहाँ पर खुदाई हुई है और वर्तमान में भी खुदाई चल रही थी, लेकिन किसी कारण उस खुदाई को रुकवा दिया गया है क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर बुद्ध के जो अवशेष हैं वो मिल रहे थे। तो और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे। और सर यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए नीलम जी, मैं यहाँ पर जो आया हूँ तो यहाँ के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन अशोक पिलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अशोक ने जहाँ पर भी अशोक स्तंभ है वहाँ पर अशोक स्तंभ होने का मतलब सिर्फ एक ही है कि सम्राट अशोक ने उन सभी स्थानों को चिन्हित किया जो कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए थे। या तो भगवान बुद्ध वहाँ पर गए या फिर भगवान बुद्ध ने वहाँ पर जो है धम्मदेशनाएँ दी हैं। और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए और धम्मदेशनाएँ हुई उन स्थानों को चिन्हित कर कर सम्राट अशोक ने वहाँ पर एक ऐसा जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको जो है अशोक स्तंभ जो है, इसी तरह के अशोक स्तंभ वहाँ पे गाड़ दिए ताकि ये लोगों को पता रहे कि हाँ यहाँ पर जो है ये जो बौद्ध स्थल है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। और जिस तरह से कि ये आप निर्माण कार्य देख रहे हैं सब जो है ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया होगा और ये उन बौद्ध भिक्षुओं की सुविधा के लिए कराया होगा जो कि विपश्यना करते थे। और विपश्यना करते समय जैसे कि बरसात का मौसम है या कुछ और जो समस्याएं होती हैं नीचे ज़मीन पर बैठने में, तो थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठकर वो बैठ सकें उस पर जो है और उनको उन असुविधाओं का जो सामना ना करना पड़े। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ के बारे में एक जानकारी और जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि इसको महावीर जो क्या बोलता है जो महावीर स्वामी जी हैं उनकी जन्मस्थली के तहत भी जाना जाता है और गणतंत्र के तहत भी जाना जाता है, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए प्लीज़। हाँ नीलम जी, ये जो है पूरी दुनिया में प्रथम गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। और अगर पूरी दुनिया में कहीं पर जो आज हम गणतंत्र देखते हैं जिसको आज हम लोकतंत्र की शक्ल में देखते हैं, लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए, जो कि आज अब्राहम लिंकन जी ने जो परिभाषित किया है लोकतंत्र को। और उस समय इसको गणराज्य कहते थे, गणतंत्र कहते थे। गणतंत्र का मतलब यही होता था कि लोगों की व्यवस्था, यानी कि लोग जो है यहाँ पर मिलजुल कर डिसीजन लिया करते थे। कोई एक आदमी उसका डिसीजन नहीं लिया करता था, कोई राजा नहीं हुआ करता था कि राजा है या मुखिया है तो उसने अपना डिसीजन दिया और वो जो है सब पर थोप दिया गया। तो इस तरह से जो है ये गणतंत्र कहलाया और ये एक ऐसी व्यवस्था थी मानव सभ्यता के लिए जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत थी कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो स्थायी होती हैं, न्यायकारी होती हैं, जिसमें अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और नीलम जी, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये भगवान महावीर की जन्मस्थली है और मुझे यहाँ पर आकर बड़ा आनंद का महसूस हो रहा है, बड़ा आश्चर्य भी होता है कि जो भगवान महावीर की जन्मस्थली है और वहाँ पर मैं बुद्ध का इतना भारी प्रभाव देख रहा हूँ कि बुद्ध यहाँ पर लगातार आए और यह उनका प्रिय स्थान था, उनको बहुत अच्छा लगता था ये स्थान, यहाँ पे बार बार आए हैं। और जैसा कि मैं दो विचारधाराओं की अगर बात करूं तो भगवान महावीर के बचपन की कहानी एक हम सुनते हैं कि जब वो छोटे थे तो बहुत बहादुर थे और उनके सामने एक नाग जो है फुफकारता हुआ आया, बड़े गुस्से में आया और उस नाग को अपनी तरफ आते हुए देख वो घबराए नहीं और उस नाग को पकड़ के ऐसे चारों तरफ घुमा के और दूर फेंक दिया। तो जो महावीर बड़े होकर अहिंसा परमो धर्म कहते हैं और अहिंसा के लिए किसी का भी बलि देने के लिए तैयार हैं, अपनी भी बलि देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हिंसा नहीं करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी है कि उनके जीवन में जो है बचपन से ही कहीं पर भी हिंसा का कोई वो नहीं है, स्थान नहीं है हिंसा को जो है। और अहिंसा भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं है, मतलब उनका जो मार्ग था वो बचपन से ही बिल्कुल व्यवस्थित रहा है, शुद्ध रहा है। और अगर हम देखें कि एक क्रोधी बच्चा जो है और क्रोधी स्वभाव का बच्चा एकदम से इतनी पराकाष्ठा को अति पार कर जाता है अहिंसा के जो है, और वो इतना अहिंसात्मक हो जाता है कि वो संसार को जो डिफेंस का जो नियम है वो नहीं दे पाता है। लेकिन बुद्ध के बारे में हम देखते हैं तो बुद्ध का अगर जीवन देखेंगे आप, जो कहीं पर भी वहाँ पे वो अति नहीं मिलेगी कभी भी जो है। तब वे सिद्धार्थ तब भी नहीं देखेंगे आप जो है, और जब सिद्धार्थ से आप बुद्ध बन गए तब भी कहीं अति नहीं है। केवल और केवल बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, यानी कि वहाँ पर जो है हमेशा अपनी रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस अवेलेबल है। और आज अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर जो युद्ध से बचाव है या शांति की स्थापना है और वो अहिंसा के मार्ग से अगर देख सकते हैं तो वो बुद्ध के मार्ग से संभव है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को तरह की जानकारी देते रहेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।